दोस्तों, आज हमारी कहानी है रामगढ़ का राजमहल एक भूतिया कहानी है। एपिसोड 3। विदिशा ने देखा तो कुंतल ने उसका हाथ पकड़ रखा था और कुंतल ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, अरे दिशा, तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? विदिशा ने झिझकते हुए कहा, दरअसल मैं घर में बहुत असहज महसूस कर रही थी, इसलिए छत पर जाने की सोच रही थी। कुंतल ने उसका हाथ पकड़कर विदिशा को अपनी ओर खींचा और कहा, दिशा, दादी ने तुम्हें रात में छत पर जाने से मना किया है, प्लीज तुम घर जाओ। विदिशा, तुम्हें भी डर लग रहा है कुंतल? मैं कल से उस राजमहल में रहूंगी। तुम इस महल की छत पर जाने से इतना क्यों डर रहे हो? मेरे साथ आओ, कोई डर नहीं है। कुंतल अच्छी तरह से जानता है कि विदिशा को रोका नहीं जा सकता, इसलिए वह विदिशा के साथ छत की ओर जाता है, लेकिन छत के दरवाजे पर लगे 2 बड़े ताले को खोलने में असमर्थ विदिशा को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। काफी समझाने के बाद कुंतल ने विदिशा को घर भेज दिया और फिर घर में जाकर दरवाजा बंद कर सो गई। राजमहल जाने से पहले विदिशा ने सुबह नाश्ता किया। मंजुलिका देवी कहती हैं, सुनो, तुम ध्यान से जाओ और थोड़ी देर बाद कुछ मजदूर आएंगे और जितना हो सके सफाई कर देंगे। विदिशा, बहुत धन्यवाद दादी, हम फिर सब देख लेंगे। मंजुलिका देवी, आओ, और जब तुम साफ हो जाओ तो ब्लीचिंग पाउडर और कार्बोलिक एसिड फैलाओ। विदिशा अपनी टीम के साथ राजमहल के सामने आ गई। विदिशा को खड़े खड़े अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसे खड़ा देखकर निकिता ने कहा, दिशा क्यों खड़ी है? चलो अंदर चलते हैं। विदिशा, चलो देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अपनी नाक और मुंह ढक लो। उन्हें अंदर जाने के लिए काफी स्पीड पकड़नी पड़ती है। पूरा स्थान झाड़ियों और घास से ढका हुआ है। विदिशा ने सबसे पहले घास को छड़ी से पीटा, सांप काटे तो समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंह दरवाजा खोलने के लिए उन्हें काफी तेजी लानी पड़ी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। जब उनकी नाक और मुंह मकड़ी के जाल में फंस गए तो उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि विदिशा उनके पास नहीं है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। कुंतल चिल्लाता है, विदिशा, विदिशा, ऐ दिशा आ करे। क्या आप गए थे? ऊपर से विदिशा की आवाज आई, कुंतल, कुंतल, मैं ऊपर हूं, तुम धीरे धीरे ऊपर आओ। निकिता, लो, उससे पहले तुम मेरे पीछे आओ। आप एक क्षण रुके। निकिता ने सभी के गले बांध दिए और फिर वे सभी निकिता के पीछे आ गए। उधर मंजुलिका देवी ने 5-6 मजदूरों को बनवारी के पास भेजा और उन्हें खड़े होकर काम सौंपने को कहा। मंजुलिका देवी ये सब काम उमाश यादव के कहने पर कर रही हैं। निसंदेह मैं स्वयं वह चाहते हैं कि राजमहल अभिशाप से मुक्त हो, इसलिए यह सफाई प्रकरण है। कुछ लोग बाहर जंगल और घास साफ करने लगते हैं और कुछ लोग अंदर साफ करने लगते हैं, लेकिन सभी घरों को साफ करना एक दिन का काम नहीं है, इसलिए ऊपर दिए गए लगातार 3 घरों को पूरी तरह से साफ किया जाता है, धोया जाता है और चमकाया जाता है। खिड़कियां खुल जाती हैं, धीरे धीरे बाहर साफ हो जाता है। कुछ देर बाद पूरी टीम के साथ विदिशा वापस नए महल आए और सबसे पहले सभी ने स्नान किया। मंजुलिका उन्हें देवी चमेली के साथ भोजन कक्ष में बुलाती है। वे सभी खाने की मेज पर आ गए। मंजुलिका देवी ने कहा, क्योंकि लंच का समय हो गया था। मंजुलिका देवी बैठकर निगरानी करती हैं, जबकि बिंदिया और चमेली खाना परोसती हैं। पुलाव, मसाला पनीर, विभिन्न सब्जियों के साथ रोटी, पकौड़े और मिठाइयाँ बहुत संतोषजनक दोपहर का भोजन है। मंजुलिका देवी ने विदिशा को फोन किया और कहा, क्या तुमने घर पर कुछ देखा विदिशा? मुझे थोड़ा बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कुछ देखा है। विदिशा मुस्कुराई, दादी, मैंने रानी रूपमती को देखा है और बहुत स्पष्ट रूप से देखा है, लेकिन वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अन्य भूत भी हैं और वह शैतान छगनलाल और उसका चाचा सूर्य प्रताप हैं। दादी मंजुलिका देवी आश्चर्यचकित हो गईं और बोलीं, तुम्हें कैसे पता? यह बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता। विदिशा, मैं शुरू से ही समझती थी कि दादी मुझे बताएं और राजमहल में 2 लोग मेरी मदद करेंगे। वे रानी रूपमती और नंदिनी हैं। खैर दादी, हम अब थोड़ा आराम करेंगे। मंजुलिका देवी, हाँ, जाओ आराम करो। विदिशा को अभी उनके लिए निर्धारित कमरे में जाकर थोड़ा सोना है।
दोपहर के समय यह तय हुआ कि बुधिया कुछ पानी के बैरलों में पानी भर देगी और पानी की बोतलों में कुछ खाना रख देगी। एक दो बड़ी शतरंजी, तकिए, कुछ बेड कवर भी रखे जाएंगे। इसके अलावा एक चार्जर लाइट, कई मोमबत्तियां और एक बड़ी बैटरी टॉर्च भी वेद और कुंतल के साथ बुधिया के पास रहेगी। होगा वे रात का खाना पैक करेंगे और इस घर से 2 बड़े फ्लास्क में कॉफी लेंगे। रात के लिए कुछ सूखी मीठी बिंदियां और चमेली के साथ पैक किया हुआ पराठा और दाल मखनी और पनीर की सब्जियां और साथ में कॉफी से भरी 2 अलसी। शाम होने से कुछ पहले विदिशा अपनी टीम लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गई। मंजुलिका देवी के सामने आकर खड़ी हो गई है। विदिशा, तो फिर दादी, अब हम घर चलते हैं, आप इजाजत दीजिए। मंजुलिका देवी, आओ प्रार्थना करें कि तुम्हें कोई खतरा ना हो करना। विदिशा ने पैर उठाकर हाथों पैरों से मंजुलिका देवी को प्रणाम किया और कहा, दादी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस काम में सफल हो जाऊं। मंजुलिका देवी, आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे, आप सफल हों। और वे बिना देर किए राजमहल की ओर चल दिए। उनके रखवाले बनवारी सामान के साथ आता है। यह सब कुछ पैक करने और नए पड़ोस में लौटने का समय है। बनवारी चाचा विदिशा को जो महत्वपूर्ण बात बताते हैं वह यह है कि इस घर की देवी मां काली है। इस महल में एक मंदिर है। बनवारी चाचा के जाने के बाद वेद और पिनाकी ने सामने का दरवाजा बंद कर दिया और अपने साफ सुथरे कमरे में चले गए। रिक्ता और कुंतल ने तकियों की व्यवस्था करके 2 बड़ी शतरंजियां ले लीं और एक मजलिस जैसी जगह बनाकर उस पर चादर बिछा ली। विदिशा ने बैठकर कॉफी कप में कॉफी डाली। सबके लिए बिंदिया के हाथ के पनीर पकोड़े अभी भी गर्म थे। खाने पीने और बातें करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन्हें कौन बताए कि यह घर वास्तव में एक परित्यक्त अभिशप्त घर है। उन्होंने देखा कि इस कमरे के बगल में एक बाथरूम है, तो उन्होंने उसे अच्छे से साफ किया और हाथ मुंह धोने के लिए वहां पानी के बड़े बड़े बैरल रख दिए। ठीक 10 बजे वे खाना खाने बैठे। विदिशा और निकिता ने सबके लिए कागज की प्लेटों पर खाना फैलाया। खाने पीने के बाद विदिशा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और निकिता को बुलाया और पूरे घर को एक साथ बांध दिया। फिर विदिशा ने सभी के गले में एक ताबीज डाल दिया। उन्होंने बार बार चेतावनी दी, चाहे कुछ भी हो जाए, वह ताबीज गले से नहीं उतरेगा। निकिता, जिस महल में हम आए हैं उसे देखो, आप सभी जानते हैं कि बदनामी होती है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। सभी लोग उनकी बात से सहमत हो गए। फिर सभी आपस में फिर बातें करने लगे। कब 12 बज गए किसी को समझ ही नहीं आया। अचानक बाहर एक अजीब सी हंसी की आवाज से हर कोई चौंक गया। विदिशा सभी को चुप रहने का इशारा करती है। चुप रहने पर शोर भी बंद हो जाता है। विदिशा ने निकिता से कुछ कहा और टॉर्च और अपना बैग लेकर दरवाजा खोला। कुंतल पीछे पीछे जाता है तो मिस निकिता चेतावनी देती है, नहीं कुंतल, नहीं, विदिशा के पीछे मत जाओ, वह खतरे में पड़ जाएगी। कुंतल, लेकिन अकेले जाने पर उसे कोई खतरा हो तो? वेद, कुंतल दा, आप कभी भी विदिशा के साथ इस तरह के साहसिक कार्य पर नहीं गए हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि वह क्या कर सकती है। अगर उसके साथ कोई और है तो उसने अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कई बार खुद को चोट पहुंचाई है, इसलिए कृपया न जाएं। कुंतल, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर उसे कोई नुकसान होगा तो यह विचार मुझे थोड़ा परेशान करता है, वह उसे चैन से नहीं बैठने देगा। निकिता, अब सब लोग चुप हो जाओ, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। रिक्ता, क्या आवाज है निकिता? निकिता, मुझे एक या अधिक युवा लड़कियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। मैं भी इसे सुन सकता हूं, लेकिन यह दबी दबी सी लगती है। पिनाकी, तुम सब चुप रहो और देखो क्या होता है। और निकिता, तुम्हें आसपास किसी आत्मा की उपस्थिति का एहसास होगा। निकिता, मैं ऐसा कर सकती हूं और अगर आत्मा आसपास होगी तो मेरा उपकरण एक तरंग उत्पन्न करेगा। कुंतल किसी तरह निकिता के उपकरण को देखता है और थोड़ी देर बाद इससे एक लहर पैदा होती है, जिससे निकिता इशारा करती है कि कोई आत्मा आ गई है। वेद ने दरवाजे की ओर देखते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए चिल्लाया। वेद क्या चिल्लाया? कहां गई विदिशा? जानना है तो पढ़ते रहिए रामगढ़ का राजमहल। जारी रखेंगे।
दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।